हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सलेंट हब पर। जैसे प्यारे बच्चों हम ट्रायंगल चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और कल की क्लास में हम प्यारे बच्चों चैप्टर 6 में हमने क्या सीखा था? थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय जो थी तो समानुपातिकता के नियम पर आधारित थी। तो प्यारे बच्चों उसी में उपप्रमेय है, उसको भी हम आज की क्लास में थोड़ा सा हम बताएंगे। उसके बाद एक और थ्योरम बता के एग्जाम्पल की ओर हम आपको बताते हैं कि जब भी नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो हम पहले एग्जाम्पल को ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए बिना किसी लेट के चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास में प्यारे बच्चों हमने सीखा था कि जो थ्योरम थी थेल्स प्रमेय, जो थेल्स थ्योरम थी उसके बारे में हमने क्या सीखा था? थेल्स प्रमेय समानुपातिकता के नियम पर आधारित थी। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमने प्राप्त किया था AD अपान DB बराबर AE अपान EC। कैसे, मैं फिर आपको एक बार समझा देता हूँ। इस रूप में फिगर था ABC, इस भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची हुई थी DE, ठीक है। उसके बाद हमने इस तरीके से इनको रचना करके मिलाया था, ठीक है। इससे यहाँ पे लंब डाला था और यहाँ से इस पर एक लंब डाला था, लेकिन ये डॉट लाइन में ही डाला था, ठीक है। तो ये F माना था, ये G माना था, ये 90 डिग्री पे था, ठीक है, इस रूप में। तो AD अपान DB बराबर AE अपान EC, ये हमने कल की क्लास में प्राप्त कर लिया था, प्रूव किया था इसका। तो अब प्यारे बच्चों इसमें उपप्रमेय है और करना कुछ नहीं है। कभी कभी आ जाता है कि इसके आगे आप इस रूप में लिखें कि AD अपान AB बराबर AE अपान AC, ये भी होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो प्राप्त है लिखेंगे AD अपान DB बराबर AE अपान EC। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर जो काम करेंगे वो दोनों पक्षों में करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से AD अपान DB जुड़ेगा कैसे, यहाँ +1 बराबर AE अपान EC और +1 जोड़ दिया। देखो +1 कटेगा, ये चीज़ यही लिखी है, ठीक है। यहाँ इसके नीचे एक मान सकते हैं, इसके नीचे एक मान सकते हैं। लासा यानी LCM लेंगे तो DB हो जाएगा, यहाँ पे लासा लेंगे LCM लेंगे तो EC हो जाएगा। DB है, DB वही LCM है तो ये ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। और यहाँ 1 है, DB है तो DB से गुणा करेंगे, ठीक। वही क्रम यहाँ करेंगे, AE पड़ा रहेगा प्लस का EC हो जाएगा, ठीक। आप इसके नीचे नोट डाउन करना। अब प्यारे बच्चों चित्र से AD प्लस DB, देखो AD और DB को जोड़े तो ये पूरी AB रेखा ही तो प्राप्त होगी। तो चित्र से AD प्लस DB बराबर AB व AE प्लस EC, इसको क्या लिखेंगे, AC रखने पर। तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हम प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, देखो AD प्लस DB, ये टोटल दूरी ही तो हो गई AB, तो इसको लिखेंगे AB अपान DB बराबर, ये हो जाएगा AE प्लस EC हो जाएगा AC और अपान EC, ये हो जाएगा। एक उपप्रमेय ये वाली हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। एक उपप्रमेय ये हो गई, ठीक है। इसी क्रम में प्यारे बच्चों अगर इसका व्युत्क्रम कर दें हम, ठीक है, DB बटे AD EC बटे AE कर दें तो इसी का व्युत्क्रम हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उसको भी चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करने के बाद प्यारे बच्चों यही है ना, AB अपान DB बराबर AC अपान EC, ठीक। तो ये हो गया। इसी पे एक उपप्रमेय और लिखेंगे। आप उपप्रमेय सेकंड कर दें, चाहे ऐसे ही पड़ा रहने दें। इस बार क्या करना है, ये जो है हमारे पास, ठीक, ये लिखा रहेगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, विलोमानुपात लिख दें या व्युत्क्रमानुपात से, ठीक है, बात वही हो गई।
विलोमानुपात से, या व्युत्क्रमानुपात वो भी लिख सकते हैं। तो उल्टा लिख देंगे, जो हर में लिखा है वो अंश में, जो अंश में लिखा है वो हर में कर देंगे। अब क्या करेंगे, बात वही, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर देखो, एक जोड़ेंगे तो DB बटा AD प्लस 1 बराबर EC अपान, ये C है, AE, ये AE हो जाएगा और प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही एलसीएम लेंगे। तो आप नीचे नोट डाउन करेंगे, मैं इधर बताता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा DB प्लस का AD बटा AD बराबर, ये हो जाएगा EC प्लस का AE और बटे AE हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चित्र से हम क्या सीखेंगे, देखो AD और प्लस का DB, इसको AB लिख देंगे चित्र से, डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, आप सीख चुके हैं ये। तो चित्र से क्या हो जाएगा, चाहे DB लिखो चाहे BD लिखो, तो DB प्लस AD, देखो DB प्लस का AD, इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे लिए AB और बटे AD पड़ा रहेगा बराबर EC और प्लस AE, इसको लिखेंगे हम प्यारे बच्चों AC और बटा AE हो जाएगा। तो ये आपका ये भी एक प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में हम अगली थ्योरम देखेंगे, चलिए उसको भी देखते हैं। तो आपकी ये थेल्स प्रमेय हो गई, और थेल्स प्रमेय से संबंधित आपने 2 उप प्रमेय भी सीख ली हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में आगे। तो फिगर वही रहेगा, देखते हैं इस रूप में। ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC, और ये हो गई DE रेखा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसमें ये कहेगा कि किसी त्रिभुज ABC में आधार रेखा BC, किसी त्रिभुज ABC में आधार रेखा BC के समांतर जो DE रेखा खींची गई है, या तीसरी जो रेखा है जो 2 अन्य भुजाओं को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हूँ, वो तीसरी रेखा के समांतर होती है। बस यही आपको लिखना है, आपके पास फिगर बना हुआ है, इसी से आप परिभाषा या कथन के रूप में लिख सकते हैं। तो चाहे यहाँ पे मैंने कल की क्लास में बताया था कि कुछ एडवांस में मैं बता रहा हूँ कि इसको हम साधारण प्रतिज्ञा के रूप में लिख सकते हैं, और जब भी कोई थ्योरम आपको प्रूव करने के लिए आएगी तो आप क्या करेंगे, ये चीज़ जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो लिख के आएगी, आपको उसी के अकॉर्डिंग फिगर बनाना है। लेकिन अब फिगर मैं थ्योरी कैसे लिखवाता हूँ, फिगर के अकॉर्डिंग लिखवाता हूँ। तो आपको क्या लिखना है, किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में आधार रेखा BC के समांतर खींची गई रेखा, या समांतर ना बोल के आपको, क्योंकि ये सिद्ध करना है, तो आप क्या करेंगे, किसी त्रिभुज में आधार रेखा, या ये लिखेंगे किसी त्रिभुज ABC में कोई रेखा त्रिभुज की 2 भुजाओं को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये चीज़ लिखना है। तो आप ये चीज़ लिखेंगे, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं को 2 बिंदुओं, देखो 2 भुजाओं को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है।
तीसरी भुजा के समांतर होती है। प्यारे बच्चों देखो कितनी अच्छी परिभाषा, आप जब फिगर आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बताया कि ये चीज़ अगर आपको प्रूव करने के लिए एग्जाम में आएगी तो ये चीज़ लिख के आएगी, इसी के अकॉर्डिंग आपको फिगर बना लेना है। लेकिन मैं फिगर बना के आपको थ्योरी लिखना सिखा रहा हूँ, तो वो कैसे करेंगे। एक त्रिभुज ABC है, आधार रेखा BC हो गई, तो यही चीज़ लिखा गया है किसी त्रिभुज, क्योंकि नामकरण तो बात को हम करते हैं, तो किसी त्रिभुज में त्रिभुज की दो भुजाओं, देखो दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर होती है। और प्यारे बच्चों समांतर का मतलब आप जान जाएं, मैंने पहले भी बताया समांतर रेखा वे रेखाएं होती हैं जिनको आपस में बढ़ाने पर वो किसी भी स्थिति में एक दूसरे से प्रतिच्छेदित ना हो और ना ही मिलती हुई प्रतीत हो और ना ही मिले, यानी उनके मध्य की जो दूरी होगी वो प्रत्येक बिंदु या प्रत्येक स्थिति में समान होनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे जो दूरी हो वही दूरी यहाँ हो, यानी प्रत्येक जगह पे वही दूरी होनी चाहिए, इनके मध्य की दूरी वही होनी चाहिए। सबसे इसका अच्छा एग्जाम्पल होता है रेल की पटरी, ठीक है, वो समांतर ही रेखाएं होती जो जिस पे रेलवे ट्रैक में जब देखा होगा जिसमें रेल गमन करती है तो जो दोनों ओर होता है वो समांतर पैरेलल ही बिछी होती है, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि अगर DE और BC को चाहे जितना बढ़ाते चले जाएं ये कहीं भी ना मिलेंगी, ना प्रतिच्छेद करेंगी, ना काटेंगी, ठीक है। दूसरे में हम क्या लिखते हैं चित्र, तो ऊपर बनाएंगे आप तो लिखेंगे उपर्युक्त और सामने बनाएंगे तो लिख देंगे सम्मुख। लिखना एक ही चीज़ है लेकिन मैं यहाँ कॉमन के रूप में दोनों बातें लिख देता हूँ, ठीक है, सम्मुख या उपर्युक्त हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे दिया है, ठीक है। अब देखो क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ABC की दो भुजाओं AB व देखो AB व AC को बिंदु D व E पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा DE है, ये दिया हुआ है। त्रिभुज ABC की दो भुजाओं AB व AC को बिंदु D व E पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा DE है, बस इतना। आगे आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, सिद्ध क्या करना है, DE समांतर है BC, तो सिद्ध जो करना है वो आप इस रूप में लिखेंगे DE पैरेलल BC, ये समांतर का चिन्ह होता है प्यारे बच्चों, तो ये लिखेंगे DE समांतर BC या DE पैरेलल BC, ये आपको सिद्ध करना है। इसके बाद प्यारे बच्चों रचना का नंबर आ जाता है जो आप अपनी तरफ से करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जैसे हमको किसी मंजिल में जाना है, जैसे हम युगपत समीकरण जब पढ़ रहे थे तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन आ रहे थे और अज्ञात राशि हमको माननी थी और लास्ट में उसी अज्ञात राशि को हम मान निकाल लेते थे, तो वही हम करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम DE को हम BC के समांतर ना माने, एक अन्य रेखा को यहाँ पे मान लें, तो उस अन्य रेखा को इस रूप में हम थोड़ा सा देखो बनेगी इसी में, लेकिन वो संपाती हो जाएगी, तो संपाती हो जाएगी तो उसमें प्रदर्शित करना थोड़ा सा दिक्कत होगी ना, तो इसलिए थोड़ा सा हटके मैं बना रहा हूँ इस रूप में। इसको चाहे जितना बड़ा कर लो, ठीक है, और इसका नाम दे दो F, DF, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे रचना में बिंदु D को F तक बढ़ाया, बिंदु D को F तक
बढ़ाया और ये चीज़ मान ली है हमने कि ये जो DF है ये BC के पैरेलल है, ये हम चीज़ मान लेंगे। बिंदु D को F तक बढ़ाया। ठीक, इतनी बात हो गई। अब आप इसको नोट डाउन करेंगे वीडियो को रोक के। ठीक है, मैं आगे अब उपपत्ति की निगमन की बात करूँगा, उसको देखते हैं। चीज़ें कठिन नहीं है प्यारे बच्चों कुछ भी, बस आपको चीज़ें एक बार समझ में आ गई तो आपके लिए बहुत ही आसान है थ्योरम को प्रूव करना। अब आप उपपत्ति लिखेंगे। ठीक, उपपत्ति में प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि ये जो बिंदु D से हमने F तक ये DF रेखा मानी है, इसको देखो हमको प्रूव करना है DE पैरेलल BC, लेकिन हम इसको अगर इसके अकॉर्डिंग बना लेंगे तो हम लास्ट में लिख सकते हैं ना कि ये जो इसके पैरेलल है वो इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, बिंदु D को F तक बढ़ाया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उपपत्ति में चित्र से DF पैरेलल BC, DF पैरेलल BC माना। ठीक है, या DF पैरेलल DE अगर मान लें वो भी चल जाएगा, इसको इसके बराबर हम मान लें तब भी बात चल जाएगी। ठीक है, तो ये रूप भी आप लिख सकते हैं DF पैरेलल आप लिख सकते हैं BC, लिखा ही है DF पैरेलल BC लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप पीछे थेल्स प्रमेय में आप सीख चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समानुपातिकता के नियम से, या हम जानते हैं। ठीक है, समानुपातिकता के नियम से क्या जानते हैं आप, AD अनुपात DB बराबर, यहाँ पे क्या जानेंगे, AF अपान FC, इसको हम मान लेंगे समीकरण इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अब प्यारे बच्चों जो हमने इस DF को इसके पैरेलल माना है, तो हम दूसरा जो लेंगे उसके लिए हम क्या कर लेंगे पुनः, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, अब क्या लिखेंगे AD अपान DB बराबर, इस बार हम लिखेंगे AE अपान EC, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से प्यारे बच्चों क्या हम सीख रहे हैं, एक पक्ष बराबर है तो दूसरे पक्ष बराबर करेंगे। आप नीचे नोट डाउन करना, मैं इधर बताता हूँ। एक पक्ष बराबर है तो ये पक्ष बराबर कर लो, तो क्या हो जाएगा AF अपान FC बराबर AE अपान EC, ये हो जाएगा AF अपान FC बराबर AE अपान EC, इतना हो गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम क्या सीखेंगे, AF जो है देखो DF पैरेलल BC के ही है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या सीखेंगे, देखो AF ये है। ठीक है, और उसके बाद AE ये है, तो ये तो पैरेलल है ना, आप इसमें क्या बराबर कर लें कि ये आपका मान सही हो जाए, जो आपको प्रूव करना है। AF बराबर FC अगर आप सिद्ध कर ले गए तो बात बन जाएगी। AF बराबर देखो जो AF है ये मान AF का वो आप FC के बराबर कर लें, या AF का जो ये मान है वो आप EC के बराबर कर लें। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे करें, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम AF बटे FC बराबर AE बटे EC। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो AE है वो AF के बराबर हो सकता है।
क्यों? क्योंकि हमने इसको पैरेलल मान लिया है। देखो जब ये DF पैरेलल BC के है तो DF पैरेलल DE भी तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, AF, कहीं गलत तो नहीं, एक बार चेक कर लिया जाए, AD बटा DB बराबर AF बटे FC हो गया, ठीक है। दूसरे में क्या हुआ, AD बटा DB बराबर AE बटा EC हो गया, एक पक्ष बराबर दूसरे पक्ष हमने बराबर कर लिए, ठीक। इसके बाद हमको प्यारे बच्चों FC बराबर EC अगर निकाल लें तो हमारा ये मान सही हो जाएगा, ठीक है। यानी AF बराबर AE हम कर लें तो बात हमारी बन जाएगी, ठीक है। AF और AE के बराबर कर लें तो हमारा देखो जब हमारा FC EC के बराबर आ जाएगा तो हम डायरेक्ट DE पैरेलल BC कर देंगे, यही तो बात है। जब हमारा देखो यहीं से समझेंगे हम, जब हमारा जो ये FC है, जो FC का मान वो EC के बराबर हो जाएगा, FC का मान EC के बराबर हो जाएगा, FC का मान EC के बराबर हो जाएगा, तो ये पैरेलल ही तो हो जाएगा इसके। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, तो AF बराबर AE, AF बराबर AE, क्योंकि हम जानते हैं कि DF आपका जो है वो पैरेलल BC के है, क्योंकि DF जो है ये पैरेलल है BC के, DF जो है पैरेलल है BC के, तो यहीं से हम लिख लेंगे AF बराबर AE, ठीक है। इसलिए AE बटे FC बराबर AE है ही और बटे EC, अंश से अंश कट जाएगा तो आप नीचे नोट डाउन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, FC बराबर EC, C से C मत काट देना क्योंकि ये भुजा है। अब देखो FC का मान जो है वही EC के बराबर हो गया, तो अतः DE पैरेलल BC, और यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। तो प्यारे बच्चों इसको आप एक बार देख सकते हैं। आगे देखते हैं कौन और कोई थ्योरम हो तो ठीक है, नहीं तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, AF प्लस का FC AC हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन ये कर लीजिए क्योंकि मैंने रिपीट कर दिया है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, सही कर लेते हैं इसको। ये यहाँ पे सही है बिल्कुल, ठीक है। क्या करना है, क्योंकि देखो ये तो हम लेके ही चले हैं ना, तो इसका यूज वहाँ नहीं करना है भी, ठीक है। आप अभी मैंने ऊपर में जो बताई उसी का यूज करना है। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, यहाँ तक बिल्कुल सही है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। कभी कभी होता क्या है, जो चीज़ हम लेके चल रहे हैं वही नहीं रखेंगे, वहाँ पे रख दिए तो हम प्रूफ क्या कर रहे हैं ना। तो अब एक जोड़ेंगे तो AF बटा FC प्लस 1 हो जाएगा बराबर AE बटा EC प्लस का 1 हो जाएगा। जब LCM लेंगे तो AF प्लस FC बटा FC हो जाएगा और AE प्लस का EC बटे EC हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखो AF प्लस का FC, AF प्लस का FC, इसको डायरेक्ट AC लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ मैं लिख रहा हूँ AC बटा FC हो जाएगा और AE बटे EC, ये भी AC हो जाएगा और बटे EC हो जाएगा। अब ये कट गया तो FC बराबर EC आ गया। अब बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि जो भी एग्जाम्पल होंगे आपके लिए, अगर एक्सरसाइज में वैसे रिलेटेड नहीं आ रहे हैं तो मैं एक ही क्लास में उनको करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं।
आपके लिए एक्सरसाइज 6B स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। अब ये चैप्टर आपका बिगिन हो रहा है 6B, सेकंड चैप्टर है, ठीक, 6B, ठीक। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दूँ, जैसे समबाहु त्रिभुज, आप इसको थोड़ा सा देखते हुए चलें। समबाहु, क्योंकि ये ज़रूरी है, समबाहु त्रिभुज थ्योरी आप अकॉर्डिंग फिगर के हिसाब से समझ जाएंगे, मैं लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है। समबाहु, समान बाहु, बाहु का मतलब भुजा, ठीक, बाहु का मतलब भुजा और सम का मतलब समान, यानी ये भुजाएं समान हों। और जब भुजाएं समान होंगी तो प्यारे बच्चे उसके कोण भी समान होंगे, ठीक। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग, यहाँ पे लिख लेंगे, त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग बराबर 180, ठीक। यहीं पे और लिख लें, त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का, बाह्य कोणों का योग वो कितना हो जाएगा, 360। कैसे हो जाएगा बताऊं? देखो, जैसे ये है, अगर पूछा जाए कितने डिग्री का है इसमें, तो ये 180 डिग्री है। क्यों? देखो 90 डिग्री आपका स्ट्रेट होता है ये, और इसी को फिर 90 पे हम गिरा देंगे तो ये 90, ये पूरा 180 डिग्री बन गया। तो अब प्यारे बच्चों, अगर यहीं पे मैं आपको बताऊं कि जैसे समबाहु त्रिभुज है, ये 60 हुआ, ये 60 हुआ, ये 60 हुआ, तो ये तो अंतःकोण है। मैं समबाहु को लेकर चल रहा हूँ और वो सभी के लिए है, त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 होता है। अब प्यारे बच्चों, अगर इसको मैं बढ़ा लूँ, इसको बढ़ा लूँ, इसको बढ़ा लूँ, तो देखो ये पूरी स्ट्रेट लाइन 180 होती है। 180 में इतना भाग 60 है, तो ये वाला 120 हो जाएगा। वही ये भी देखो स्ट्रेट लाइन है, देखो ये स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन जो होती है पूरी 180 होती है, लेकिन इतना भाग 60 है, तो 180 में 60 घटाएंगे तो ये वाला 120 हो जाएगा। वही यहाँ भी हो जाएगा 120। तो इनका योग करें 120, 120, 120, तो 120 का 3 बार गुणा करके 360 डिग्री बनेगा, ठीक है। आशा करता हूँ शायद आपको ये तो ना याद रहा होगा, ठीक है, या किसी ने ना बताया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको चीज़ों को समझाते हुए सभी चीज़ आपको याद करा दूंगा। समबाहु का मतलब ही है समान, बाहु का मतलब भुजाएं, समान भुजा। और जब भुजाएं समान होंगी, अगर ये 3 है तो 3 3, 6 है तो 6 6 हो जाएगा, समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो उनके लिए ये कोण भी समान हो जाएंगे। उस स्थिति में इन कोणों का मान 60 60 ही डिग्री होगा, ठीक। इतना हो जाएगा समबाहु त्रिभुज में। तो क्या होगी परिभाषा? ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान एवं प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का हो, ठीक है। तो 60 में लिखा दूं, प्रत्येक भुजा समान, प्रत्येक भुजा समान व प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, अंतःकोण 60 डिग्री हो, ठीक। इसी क्रम में हम देखेंगे समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। ये भुजाओं के आधार पर मैं बता रहा हूं, ठीक है, ठीक। इस रूप में थोड़ा सा इसको सही कर लें, क्योंकि ये चीज़ें महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये मत सोचिए कि सिलेबस से आउट हो रहा है, कुछ भी आउट नहीं है। अब देखो समद्विबाहु में कोई भी 2 भुजा समान हो, जैसे ये भुजा हमने कहा समान, कोई लड़का कहेगा ये समान, मैं कह रहा हूँ ये समान, तो इन दोनों में कोई एक समान आप कर सकते हैं। तो मैंने जैसे इसको समान कर दिया, ठीक है। तो समद्विबाहु, समद्विबाहु,
समान दो भुजा, समझ सकते हैं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें, मैं शार्ट में लिखा रहा हूँ, परिभाषा पूरी तरीके से मैं मौखिक बता रहा हूँ, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हों व दो अंतःकोण भी समान हों। समझ लो, देखो समान भुजाएं जो होती हैं उनके सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं इसमें दो भुजाएं समान हों। देखो जैसे ये भुजा समान है इसके भुजा के बराबर, तो समान भुजाओं के सामने वाले जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, विषम बाहु इसी क्रम में हम लिखेंगे, विषम बाहु त्रिभुज, इसको भी हम समझ सकते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज में हम क्या लिखेंगे, विषम बाहु, आप तो इतना भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, जिसमें दो भुजाएं समान हो। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। तो इस रूप में मैं आपको जानकारी के लिए इसमें एक काम ये भी किए देता हूँ कि इनके माप लिख देता हूँ। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक, यहाँ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इसको लिखूँगा 1.8 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे सब 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कुछ भी लिख रहा हूँ। ठीक, ये मत सोचना कि इसको माप के बताएं। ठीक है, इतना तो विषम बाहु में देख पा रहे हैं, देखो यहाँ दो भुजाओं के मान समान हैं, अगर इसको बराबर करेंगे तो इसको हम दूसरा नाम दे देंगे। तो विषम बाहु त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक भुजा का मान भिन्न भिन्न हो या असमान हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज हो गया। ठीक, इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे कोणों के आधार पर। देखो ये जो बात हमने सीखी है ये किसके अकॉर्डिंग हमने सीख ली है, ये अकॉर्डिंग हमने सीखी है भुजाओं के आधार पर। ठीक है, ये हमने सीखा है भुजाओं के आधार पर। ठीक है, भुजाओं के आधार पर। ठीक, अब हम प्यारे बच्चों के इसके अकॉर्डिंग सीखेंगे कोण के आधार पर या कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। ठीक, इसको देखते हैं। तो कोणों के आधार पर सबसे पहले हम न्यून कोण देखेंगे, न्यून कोण। ठीक, न्यून कोण मैं ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, ये थीटा। ठीक, कैसे लिखूँगा, 0 डिग्री से बड़ा, ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा, बस हो गया। जो ये थीटा का मान होगा वो देखो जिधर खुला होता है वो बड़ा और जिधर ये बंद होता है वो छोटा। तो देखो किधर खुला है, थीटा की तरफ, तो थीटा का मान 0 से बड़ा और बंद है थीटा की तरफ 90 से कम। तो यही लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, मैं एक बार इसको मैं बता दूंगा कि ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा व 90 डिग्री से कम या छोटा से कम हो। ठीक, 60 में लिखवा दिया, न्यून कोण कहलाता है। ठीक, इसके बाद हम प्यारे बच्चों सीखेंगे समकोण। समकोण, तो समकोण में मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, ये बना हो साइन चाहे लिखें आप। ठीक, जब थीटा बराबर 90 डिग्री, बस ऐसे लिख देंगे। ठीक है, थर्ड में हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसके बाद लिखेंगे अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होगा, जैसा बोल ही रहा है अधिक कोण, कोण से अधिक यानी 90 से बड़ा होना चाहिए। तो इस रूप में मैं लिख दूँ, 90 सीधा होता है, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, ये कोण कर दिया, मान लिया 120 का बन गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अधिक कोण में, जो थीटा का मान होगा वो 90 डिग्री से तो अधिक होगा लेकिन 180 डिग्री से कम। अब देखो आप इसके अकॉर्डिंग ये परिभाषा लिखी है मैंने, तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं ऐसा कोण या ऐसा, देखो कोण के आधार पर है, अगर अधिक कोण त्रिभुज कहेगा तो वहाँ त्रिभुज लगा देंगे। ऐसा कोण जिसमें
कोण थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा परंतु 180 डिग्री से कम या छोटा हो तो वह अधिक कोण कहलाता है। इसके बाद हम प्यारे बच्चों आगे देखेंगे, आप उसी के नीचे नोट डाउन करेंगे, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं क्योंकि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं इनको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे 4 नंबर, लिखेंगे सरल कोण। सरल कोण को ही प्यारे बच्चों ऋजु कोण भी बोलते हैं, ऋजु कोण, ठीक, ऋजु कोण। एक सीधी रेखा खींच दें और ये जो हो गया 180 डिग्री, ठीक, सीधी रेखा, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर 180 डिग्री। तो परिभाषा क्या बनेगी, ऐसा कोण जिसका मान 180 ठीक 180 डिग्री हो सरल कोण या ऋजु कोण कहलाता है। 5वें नंबर में क्या हो जाएगा, वृहद कोण, वृहद कोण, वृहद कोण। वृहद कोण में क्या होगा, 180 से बड़ा, यानी 180 तो स्ट्रेट लाइन होती है, यानी नीचे ऐसे हम बनाए फिगर कोई, ठीक है, यानी 180 ये होता है तो ऐसे बना दें, क्योंकि देखो ये 180 होता है तो 180 से ज़्यादा हो जाए, ठीक। मान लिया हमने ये बना दिया है, ठीक है, तो 180 से अधिक कोई 210 ले लिया मैंने, ठीक, इस रूप में। तो वृहद कोण में क्या होगा, थीटा का मान जो होगा कोण 180 से बड़ा होगा और 360 से कम होगा, बस ये चीज़ हम लिखेंगे, ठीक है। और जो 360 डिग्री का हो जाता है उसको हम क्या प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, वृत्त का रूप बोल देते हैं, ठीक। जो 360 डिग्री का होगा वो वृत्त का रूप हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखते हैं, आप वीडियो को रोक के इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब इसी क्रम में चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक। तो प्यारे बच्चों जैसा कि मैं फिर वही बताऊंगा, नया चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक्सरसाइज में जब हम एंट्री करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल दिए होते हैं, एग्जाम्पल को आप भली बात देखेंगे, जो ना समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं। तब तक मैं देखूंगा जो एक्सरसाइज से हटके जो होंगे एग्जाम्पल वो मैं आपको चैप्टर जब कंप्लीट होने वाला होगा तो मैं उसी में करा दूंगा। तो आपकी ये देखो 6B एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, ठीक है। तो फिगर मैं बना देता हूँ, ठीक है, ये आपका फिगर है, इसका नाम दिया हुआ है ABC और ये दिया हुआ है DE, ठीक। अब देखो प्रश्न में जो जो दिया है वो हम लिखे देते हैं, ठीक, प्रश्नानुसार। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक। कह रहा त्रिभुज ABC में रेखा DE आधार BC के समांतर है, तो हमको इतनी परिभाषा नहीं लिखना है, DE पैरेलल BC हम समझ गए। और पैरेलल समांतर का मतलब क्या होता है, उनको आपस में कहीं भी बढ़ाएं वो आपस में कहीं भी मिले ना, यानी प्रत्येक स्थिति में उनके मध्य की दूरी समान होनी चाहिए। अब क्या दिया हुआ है, AD बराबर 3 सेंटीमीटर, DE बराबर 4 सेंटीमीटर, DB बराबर 1.5 सेंटीमीटर। आपसे BC का मान पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब भी ट्रायंगल बन के आएगा तो प्यारे बच्चों त्रिभुज से संबंधित आपका एक ही चैप्टर है, आप तुरंत दिमाग में पहुंचेगा आपके कि समरूपता की बात तो नहीं हो रही है, समान रूप। तो प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो देखो ADE, एक त्रिभुज देखो ADE ये बन गया, ठीक, और एक त्रिभुज ABC है, तो दोनों एक में ही, लेकिन मैं आपको केवल इनमें अंतर बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ADE इसी में है, ABC इसी में है, तो समरूप है कि नहीं। मैंने कहा था माप कुछ भी हो लेकिन रूप समान होना चाहिए, उसके लिए मैंने कल 2 शर्तें लिखवाई थी। शर्तें क्या थी, समरूपता की हमने जो सिमिलरिटी की जो कंडीशन लिखवाई थी, तो 2 कंडीशन लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी कि जो उनमें भुजाओं का अनुपात होना चाहिए, भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समानुपातिक होना चाहिए, और कोण जो होने चाहिए वो समान यानी समान कोणिक होनी चाहिए, यानी ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ठीक। तो हम देख पा रहे हैं वही चीज़ है, वैसा ही फिगर बना हुआ है, ठीक है।
और समानुपात तो हम लगाएंगे ही। तो अब प्यारे बच्चों हमको निकालना क्या है, हमको इस BC का मान निकालना है, इस BC का मान निकालना है, क्वेश्चन मार्क कर दिया। ठीक, तो अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इस BC का मान निकालने के लिए हम समानुपातिकता का अगर नियम लगाएं तो छोटा वाला त्रिभुज, क्योंकि देखो BC जो आया है वो हम देख रहे हैं पूरे वाले में आ रहा है, बड़े वाले में, छोटे वाले में नहीं आ रहा है। तो तुरंत दिमाग हमारा पहुंचना चाहिए कि DE जब लेंगे तो हम BC लेंगे, यानी अब चाहे AE EC ले लें, चाहे AD DB ले लें समानुपातिकता के नियम से। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समानुपातिकता के नियम से, पातिकता के नियम से। आप क्या जानते हैं, दोनों त्रिभुज को देखें, AD अपान DE बराबर, अब बड़ा वाला लें AB, देखो छोटे वाले में AD लिया है तो बड़े वाले में हम AB लिखेंगे, चाहे ये कर लें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक, AD अपान AB बराबर, अब DE लिखेंगे तो BC लिखेंगे, DE बटा BC। अब प्यारे बच्चों मान रखो इनके, तो AD का मान कितना है 3, AB का मान, अब देखो AB का मान तो हमारे पास है नहीं, तो उसके लिए हम AB को तोड़ के क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB, इसको क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB बराबर DE का मान दिया हुआ है 4 और BC निकालना है, इतना हो गया। तो प्यारे बच्चों अब ये मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, अब नीचे नोट डाउन करना, 3 हो गया। देखो AD का मान कितना दिया हुआ है 3 प्लस DB का मान 1.5 बराबर 4 अपान BC, तो 3 अपान, देखो 3 1 4 हो गया, 0.5 बराबर 4 बटा BC हो गया। ये दशमलव हटाएंगे तो शून्य ऊपर बढ़ा लेंगे। ठीक है, ऊपर होता तो नीचे 0 बढ़ाते, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तिर्यक गुणा करें, इधर क्या बचा है ऊपर 1, BC का 1 में गुणा तो BC बराबर 3 गुणे 2 6 सेंटीमीटर। बस प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में आगे मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखता हूँ। चीज़ों को समझ के चलना है प्यारे बच्चों ना, ये नहीं कि आप इन प्रश्नों को बहुत ही ये समझे कि ये टफ है, टफ कुछ भी नहीं है। आपके जब थ्योरम क्लियर रहेगी तो आप ये सब कर सकते हैं। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है ABC और ये यहाँ से इसमें एक रेखा है इस रूप में, ये बिंदु D पर है, इसका मान 6 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है प्यारे बच्चों ये सब। ठीक, ये हो गया। ठीक, इसका मान 3 सेंटीमीटर है, इसका मान प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, इस DC का मान, क्वेश्चन मार्क कर दिया। ठीक, कर सकते हैं आप, नहीं कर पाएंगे, सब कुछ दिया हुआ है। अब भाषा लिखने की ज़रूरत नहीं, फिगर में ही सब कुछ है। तो समरूपता का आप निकालेंगे, क्या हो गया, एक फिगर देखो ADB, एक क्या बन रहा है त्रिभुज ADC, बस यही आपको लिख लेना है। त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में समानुपातिकता का नियम लगाएंगे। AB, अगर इसका AB लिया है तो उस त्रिभुज का AC लेंगे बराबर, अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज के लिए हम BD लिखेंगे तो उस त्रिभुज के लिए हम DC या CD लिखेंगे। वैल्यू रख दो, AD का मान, वो AB का मान 6
AC का मान 5, BD का मान 3, DC का मान DC ही है, 3 दूनी 6। ठीक, अब प्यारे बच्चों DC इधर भेजेंगे तो 2DC हो जाएगा बराबर 5। ये दुगुड़ा में है, भाग में जाएगा तो DC बराबर 5/2 तो 2.5 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये मत सोचना कि मैं समरूपता के लिए ये भुजा ले रहा हूँ तो बटे में ये लिख रहा हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हैं, साथ साथ लेके चले, इस रूप में भी लिख सकते हैं, AB बटा BD, साथ साथ लिया, इसमें भी साथ साथ ले लो, क्या हो जाएगा AC बटा DC। देखो चीज़ वही है, AB है, देखो ये AC यहाँ पे लाएंगे, देखो वहाँ से यहाँ आया तो ये BD वहाँ चला जाएगा, चीज़ तो दोनों वही है ना, तो भ्रमित मत होना। लेकिन मैं चीज़ें इस तरीके से करवाता हूँ कि अगर समरूपता है तो जो ले रहा हूँ यहाँ भुजा उसी को अनुपात में लिख रहा हूँ, तो इसलिए आप यही करें। ठीक है, बाकी गलत ये भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप देखना तो क्वेश्चन नंबर 3 करके देख लेना, इसी के अकॉर्डिंग है। चाहे तो मैं कुछ उसके लिए मैं फिगर बना दूं क्या, नहीं तो कल की क्लास में देखेंगे, नहीं तो लॉन्ग हो जाती है क्लास। ठीक है, तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिए। देखो कोहरे का मौसम बढ़ रहा है क्योंकि आज जो डेट हो गई है 23 दिसंबर 2025। ठीक है, तो आप अपने को इस हिसाब से रखिए कि आप बीमार ना पड़ें। ठीक है, तो बीमार पड़ेंगे तो आपकी पढ़ाई जो होगी वो क्या हो जाएगी, उसमें विघ्न पड़ जाएगा ना एक तरीके से, कि आप बीमार होंगे तो आप टाइम नहीं दे पाएंगे। तो आप अपने को पहले मजबूत बनाए रखिए। ये न सोचिए कि हमको स्वेटर जैकेट ना पहने, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको शरीर की हिफाजत करनी है और आपको अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।